So, hello, my dear Dinchak, Rapchik, कॉम्यांस, कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है होंगे मस्त, बिंदास, झकास। तो इस उम्मीद के साथ चलो भाई शुरू करते हैं आज के डिंचक सी रापचिक सी क्लास। निकुम यहाँ है, आज क्या खास लाए हैं चलो बता देते हैं जनाब। तो आज हम आखिरी लेक्चर लेकर आ गए भाई, है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि भैया जी अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाए जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं तो अपन क्या करेंगे वो सब। ओए होए कॉमेंट्स आ गए जी। हाँ जी, त्रिशा जी ने हाजिर लगा दिया, आदर्श ने हाजिर लगा दिया, यस काजल ने हाजिर लगा दिया। तो हैशटैग कॉमेंट्स, सी हैशटैग कॉमेंट्स। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया जी आज आखिरी लेक्चर है, काफी सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 अपन कर चुके थे। अब देखो एक चीज होती है कैपिटल एडजस्टमेंट, पूंजी समायोजन। बेसिकली मैंने जो भी सवाल देखे थे आपके 12th में बिहार बोर्ड में, उसमें पूंजी समायोजन से रिलेटेड सवाल ना के बराबर ही है ना, नहीं है। परंतु यार एक प्रॉब्लम है, सर छोटू सर की क्लास नहीं हो रही है। हाँ जी, उनको इंजरी हुई है और काफी सीरियस इंजरी है यार, है ना। तो आई होप कि वो जल्दी रिकवर कर जाएं। सर वॉच का कोई नाम नहीं है यार, मुझे जो वॉच पसंद आती है मैं ले लेता हूँ, जो भी मुझे थोड़ी सी बचकानी। घड़ियों में मैं थोड़ा बचकानापन ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है घड़ियाँ। चलिए जी प्लीज़ ध्यान से समझेंगे कि अब लेकिन होता क्या है कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट ना, एक तो सीबीएसई में तो ठीक है, हटाओ उसको, अपन सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं है, बिहार बोर्ड वाले। लेकिन सीयूटी में ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सीयूटी में ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है जी। और अगर आप में से कोई सीए करना चाह रहा होगा तो उसके लिए भी ठीक है। सर जी ठीक है मगर आप ठीक नहीं है। हाँ जी 150 55 में 25 रुपये में आती थी, अब इसकी कीमत बढ़ के 150 200 रुपये 250 रुपये हो गई है। चलिए जी, और मोस्टली मेरी घड़ियों पे कभी भी सेल नहीं होता। मेरा ये मानना है कि हमारा जीवन, हम इंसान है, हमारा जीवन समय के अनुरूप में नहीं है ना। समय कभी भी बदल सकता है, समय किसी का भी अच्छा और बुरा हो सकता है। तो मैं समय को फॉलो करते हुए ना जाऊँ, ये सिर्फ एक लुक के लिए है। मुझे पसंद है घड़ियाँ बचपन से, इसलिए। सर आप टाइटन स्लिम वॉच ले लीजिएगा। अरे उम्मीद है कि एक दिन आप इतना जरूर कमाएंगे कि मुझे ये गिफ्ट कर पाएंगे, तो मैं जरूर पहनूंगा। चलो भैया जी आगे बढ़ रहा है ना। तो प्लीज़ देखो यार, बहुत सारे बच्चे आपके में वही चालू हो जाते हैं कि सर हमें ये क्या वो क्या यहाँ करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले से आपको समझा रहा हूँ, ये आपके फ्यूचर के हिसाब से ज़रूरी है, वरना कॉन्सेप्ट वाइज हम ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत हाई लेवल के नहीं आते, लेकिन मान लीजिए कभी आ जाए तो उसकी भी प्रिपरेशन कीजिए। वरना आपने देखा होगा जब भी पेपर टफ आता है तो टीचर एक ही बात बोलता है, हो ऐसा पेपर 10 साल में कभी नहीं आया, ये बोर्ड ऐसे कैसे कर सकता है, ये गलत है, ये अन्याय है बच्चों के साथ। मैं नहीं चाहता कि हम इस टाइप की उसमें फंसे, तो इसलिए थोड़े से टफ क्वेश्चंस कराएंगे अपन, ठीक है जी। तो ये आपके लिए है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट, पूंजी समायोजन आज का हमारा टॉपिक होगा। बेसिकली हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं जिसको अपने को समझना है। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी चीज़ है, ना आए तो आपके बोर्ड में नहीं आएगा, बट फ्यूचर के लिए आपको इसको समझना जरूरी होता है। चलिए जी अब होमवर्क की बात कर लें। तो एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है जी। फ्यूचर प्रॉफिट दे हैव डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, ठीक है जी। तो क्या करना है, 2/5 माइनस 1/2। अब दो पार्टनर है तो अगर एक गेन कर रहा होगा तो अगला सेक्रीफाइस कर रहा होगा, कोई अंतर का पॉइंट है नहीं। तो 4 और ये 5 तो -1/10। तो भैया जी ये पहला पार्टनर है एक्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अगर एक्स गेन कर रहा है तो वाई सेक्रीफाइस कर रहा होगा। हमसे क्या मांगा गया है, हमसे मांगा गया विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस। अच्छा कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। देखो तो दो पार्टनर है तो दूसरे को निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है कोई जरूरत, क्योंकि भैया जी एक गेन है तो दूसरा सेक्रीफाइस है और दोनों सेम ही होंगे। तो भैया जी सीधी सी बात है, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/10 के लिए कर रहा है। अगर सवाल पूछा होता है कौन गेन कर रहा है तो फिर एक्स गेन कर रहा होता है ना, ये एक्स है। तो वाई निकालने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम मत लगाना है ना। एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में थे, लाभ बांटने का है ये सारा। ये तो सिंपल है, ये आप लोगों को बन गया होगा, हिंदी वालों के लिए भी मैंने ये कर दिया, ठीक है। सिंपल है, 2-3 का अनुपात था, फिर बदल के इन्होंने बराबरी कर ली। तो उसमें आपको त्याग और लाभ का क्या बोलते हैं, रेशो निकालना है ना। तो बस फिर ठीक है, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच सिचुएशन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म टेक प्लेस। इनमें से कौन सी सिचुएशन में रिकंस्टिट्यूशन होगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हो, जब भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो यानी लाभ अनुपात में परिवर्तन, साझेदार का प्रवेश हो, है ना, अवकाश हो या निधन ही हो जाए, तो इन सभी केसेस में आपके पास ये चीजें होंगी। तो यानी कि भैया जी ये और ये दोनों ही सही है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। और रिटायरमेंट डेथ होता तो वो भी होता।
एट द टाइम ऑफ डूइंग पास्ट एडजस्टमेंट नहीं, पास्ट एडजस्टमेंट में आपको कोई रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो यानी कि दोनों ए और बी हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है ना, मैंने हिंदी में भी समझाते हुए बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। नाउ मधुर, मीना एंड अलका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। द पार्टनर्स एग्रीड 2:1। अच्छा जी, तो इनका रेशियो ही बदल गया। अब आपको जानना है सेक्रीफाइस गेन ऑफ द पार्टनर विल बी। अच्छा, तो तीनों का ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हिंदी में देख लीजिए, रेशियो है 5:3:2, नया रेशियो है 2:2:1। अच्छा जी, तो अब इसका करना है। तो देखिए एक निकाल लेते हैं। सबसे पहले मधुर का, मधुर तो MA। अब इनका ओल्ड कितना है भैया जी, 5/10 माइनस 2/5, यही है। देख लीजिए 2, 2, 5, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो नया रेशो 2/5 हो गया और पुराना रेशो 5/10 है ना। ठीक है, अब रेशो आपको निकालना आता हो, बार बार अपने को बच्चों की तरह बताने की जरूरत नहीं है अब मेरे हिसाब से। तो 50 या 30 एलसीएम ले लें, चलो 50 ले लो। 25 माइनस 20 तो 5/50, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो इसका भैया 1/10 है, पॉजिटिव है यानी ये सेक्रीफाइस है। ठीक है, मधुर का हो गया भैया जी। अब अगला किसका निकाल लें, मीणा का निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट में ME लिख दिया मैंने। इनका है भैया 3/10, हाँ जी 3/10 माइनस 2/5। अब इनका निकाल लो भैया जी, तो 15 और 20, तो माइनस 5/50। तो इसको भी काटेंगे तो ये 1/10, लेकिन ये माइनस वाला 1/10 है, तो ये गेनर, ये सेक्रीफाइसर। तो जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा समझदारी लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगला जो है उसको कुछ नहीं हो रहा। कैसे पता भैया कुछ नहीं हो रहा? अरे क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, दोनों सेम है। तो हमेशा गेनर और सेक्रीफाइसर का अल्टीमेटली रेशो सेम ही आता है। तो अगर तीसरे का कुछ भी आएगा तो गलत हो जाएगा, तो तीसरा होगा ही नहीं। पर फिर भी एक बार देख लीजिए, इसका है 2/10 माइनस 1/5, तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, यानी कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। ठीक है, हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से खुद भी आप पता कर सकते थे। इसी तरीके से टाइम आपको बचाना होता है। तो हमने क्या देखा भाई, मधुर जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है और मीणा जो है वो गेन कर रहे हैं। अब देखते हैं भैया जी क्या है। मधुर विल सेक्रीफाइस, अलका विल गेन, रॉन्ग। मधुर विल सेक्रीफाइस, अलका विल गेन, है तो दोनों सेम ही हो गए। ये तो दोनों सेम लिखे, गलती हो गई होगी, चलो कोई नहीं। मीणा विल, अच्छा मीणा है, सॉरी मैं अभी मधुर पढ़ रहा हूँ। मीणा विल सेक्रीफाइस, ये भी रॉन्ग हो गया। मीणा विल सेक्रीफाइस रॉन्ग हो गया। मधुर विल सेक्रीफाइस, मीणा विल गेन, हाँ तो ये हमारा आंसर है। बिल्कुल सही, कई लोगों ने बिल्कुल डी टिक किया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था, है ना। डन डना डन डन, बोलो टन टना टन टन। अच्छा, अब जरा आपसे पूछ लिया जाए, ये बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है भाई, जरा कमेंट में बताइए आप लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः क्या बोलते हैं, मूल्यांकन खाता का दूसरा नाम क्या था, जरा बताइएगा, जरा देखा जाए। श्वेता जी कह रहे हैं बाय सर। अरे अभी तो शुरुआत हुई, अभी से कहाँ बाय कर रहे हो यार। यूं न जाओ श्वेता जी हमको छोड़ के, कि क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी आज के सवालों की ना, फटाफट सवाल सॉल्व करेंगे और आज कुछ MCQs है आपको वो भी करना है। तो देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B। अच्छा, जर्नल एंट्री कैसे करनी है ये मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना। प्लीज जर्नल एंट्री में मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैस्टिक सारस ने बता दिया, RN जी अधूरा नाम है, हाँ प्रियांशु जी रॉन्ग है। PNL एडजस्टमेंट सगुप्ता जी ने बता दिया है। ओके, सोनू जी नॉमिनल उसका प्रकार है। चलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, थ्योरी को याद रखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनः खाता जो है, प्लीज ये छोटी मगर मोटी बातों को आपको याद रखना है ना। इस टाइप के सवाल आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर कोई दूसरा नाम कहेगा, है ना, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट, लाभ हानि संयोजन। ठीक है जी, एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये किस टाइप का है, अगर टाइप पूछेंगे किस टाइप का है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, 11वीं क्लास का पॉइंट है ये। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, यानी नाम मात्र खाता। प्लीज इनका याद रखना आप लोग, है ना। जब भी एसेट्स बढ़ते हैं, लायबिलिटी घटती है, या कोई एसेट मिल जाता है या कोई मुनाफा होता है, तो क्रेडिट साइड पर आते हैं। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी, इंक्रीज इन एसेट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज इन लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन। तो ये बाय है, रिवैल्यूएशन टू है। और जब भी कोई चीज इस तरफ होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट,
रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अगर ज्यादा फायदा हो जाता है तो एंट्रीज याद रखेंगे प्लीज, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो भैया जी हमारे पास एक छोटी सी बैलेंस शीट दे दी इन्होंने, ए की कैपिटल दे दी, बी की कैपिटल दे दी, रिजर्व दे दिया, क्रेडिटर दे दिया। ओके जी, ये 30,000, 20,000, 21,000, 19,000 ये हमें अमाउंट दे दिया। तो हमें क्या ध्यान रखना भाई, रिजर्व जो होता है ये बंटता है ना, रिजर्व को बांटा जाता है। हाँ जी, फिर लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, फर्नीचर दे दिया, करंट एसेट दे दिया, कैश दे दिया। ठीक है जी, तो यहाँ तो कुछ भी राइट ऑफ वाला है नहीं, गुडविल दिया हुआ नहीं है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं, तो कुछ भी बटने वाली चीज है नहीं। नीचे आते हैं, द पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है 3:2। पहले क्या था भैया, अरे पहले, अच्छा ये दिया हुआ है, पहले 2:1 दिया हुआ है। अगर पुराना ना दिया हो, ध्यान रखना, पुराना ना दिया हो तो इक्वल, ठीक है जी, पर दिया हुआ है तो 2:1 से अब 3:2 हो गया। ओके जी, अब देखो अच्छा सवाल है, यहां पर ना आप लोग फंसोगे, थोड़ा ट्रिकी सवाल होता है। रिजर्व टू बी मेंटेन्ड एट 30,000, ठीक है, ये बड़ा अलग पॉइंट है। मैं आपको फिर बता देता हूं, आज जो हम 2 सवाल करेंगे मोस्टली चांसेस हैं कि वो बिहार बोर्ड में ना आए, लेकिन आपको समझदारी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए दोनों सवाल जरूरी है। ठीक है, लैंड बिल्डिंग टू बी एग्रीड एट 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग को अब हम 50,000 कर देंगे। तो थे कितने भैया, तो लैंड एंड बिल्डिंग थे 29,000 और 50,000 कर दोगे तो इसका मतलब 21,000 से बढ़ गए, है ना। तो भैया जी 50,000 कर दोगे और 29,000 इसकी कीमत थी, तो कितने से बढ़ गए, 21,000 से बढ़ गए। 21,000 से क्या हो गए, बढ़ गए, तो बढ़ गए यानी कि ये फायदा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। नाउ द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज एग्रीड 60,000। ये कह रहे हैं कि जो पूरी फर्म की कैपिटल होगी वो 60,000 तय कर दी गई है। इसकी बातचीत हम बैंड में करेंगे, इसी को कहते हैं पूंजी समायोजन, इसी की वजह से पूंजी को समायोजन करना पड़ता है, भी बताऊंगा मैं। एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट टू बी मेड बाय ब्रिंगिंग और रिटर्निंग इन कैश। अगर कुछ भी एडजस्टमेंट करते हो यानी समायोजन आप करते हो, तो अगर कुछ भी ऊपर और नीचे होता है तो उसमें कैश का आना और कैश का जाना होगा। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि भैया कैश अकाउंट बनता है क्या, तो आज बनेगा, तो आज अपन सीखेंगे उसको, ठीक है। चलिए जी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है जी। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए सवाल को। 31/3/2022 को समाप्त वर्ष हेतु ए और बी की निम्नलिखित तुलना पत्र है। तुलना पत्र बैलेंस शीट को कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा भी बैलेंस शीट को कहते हैं। 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। ओके जी, फिर ए की पूंजी बी की पूंजी संचित दे दिया, ये बांटा जाता है, इसको ऐसे कर लो। फिर यहाँ पर भूमि व भवन, फर्नीचर, चालू परिसंपत्ति और रोकड़ दिया हुआ है। ओके जी, फिर ये टोटल योग दे दिया, ठीक है। साझेदार ने 1/4/2022 को लाभानी खाता बनाया, जो कि 3 लाभानी खाते में अनुपात जो है बदल रहा है, 3:2 का हो रहा है। फिर संचित रिजर्व जो है वो 30,000 रुपए पर बनाए रखी जाए, यानी ये कह रहे हैं कि अब जो रिजर्व है उसको 30,000 बनाकर रखना है। तो ये न्यू रिजर्व है, ये न्यू रिजर्व है और ये ओल्ड रिजर्व है, ठीक है जी, ध्यान रखना, ये ओल्ड संचित है और ये न्यू संचित है ना, ठीक है जी। फिर भूमि एवं भवन का मूल्य 50,000 कर दिया जाए, 29,000 था तो 21,000 बढ़ाया जाए, ठीक है जी। फिर फर्म की कुल पूंजी 60,000 रुपए की कर दी जाए, तो हमने कहा ठीक है कर देंगे। अच्छा जी, अब पूंजी समायोजन खाता आपको बनाना है। चलिए भैया जी, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले बनेगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी, सबसे पहले बनेगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सॉल्यूशन ये फटाफट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है जी। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही पेज पे बना दूं क्या, ये बहुत बड़ी स्क्रीन है, इसी पे बना देंगे तो एक ही पे सारा सवाल रहेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। तो यही कर दे रहा हूं मैं। तो ये देखो भैया जी, सॉल्यूशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज्यादा कुछ है नहीं। एक काम करते हैं, इसको इधर बना लेते हैं, आर्थिक चिट्ठा को उधर बना लेंगे। हाँ ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप ध्यान दोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज है। कौन सी चीज है भैया जी, भूमि की वैल्यू बढ़ रही है, बस, उसके अलावा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ है ही नहीं। हाँ भैया जी, कुछ नहीं है, तो बस बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ठीक है जी। तो ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो संचित जो है
भैया कई लोगों के मन में आता है कि भैया ये देखो ये संचित ना लाइबिलिटी साइड में है, दायित्व साइड में है, 21,000 है और नीचे लिखा हुआ है संचित रिजर्व 30,000 रुपए है, तो यानी लाइबिलिटी बढ़ रही है, 21,000 से 30,000 हो रही है। तो ध्यान से समझें, ये जो संचित है ये पुराना रिजर्व है, ये पार्टनर का हिस्सा होता है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है ना, ये वैसी लाइबिलिटी नहीं है जो बढ़ने घटने पर है। तो ये पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर 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 ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोला गया है तो। अगर बोला जाए कि डिस्ट्रीब्यूट मत करो तब तो गेनर टू सैक्रिफाइस वाली एंट्री होती है, अदरवाइज ये डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये बटेगी। और ये नई 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 संचित यानी नया रिजर्व है तो ये नए रेशो में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये वो लाइबिलिटी वाला पॉइंट नहीं है, लाइबिलिटी दायित्व यानी कि आउटसाइड लाइबिलिटी वाले पॉइंट में बढ़ना घटना होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। अब सिर्फ एक ही चीज है भूमि, तो एक ही पॉइंट आएगा है ना, भूमि का वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो यहां पर आप आओगे और लिख दोगे बाय लैंड यानी कि भूमि, ठीक है जी। तो ये 21,000 से बढ़ गया और कुछ है ही नहीं, हाँ भैया जी और तो कुछ है ही नहीं, तो बस यही 21,000 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि कुछ और था ही नहीं तो कुछ और आएगा भी नहीं, कुछ और था ही नहीं तो कुछ और आएगा भी नहीं। तो 21,000 यहाँ पर भी टोटल हो गया भैया जी, हाँ हो गया, यहाँ पर भी 21,000 हमारा टोटल हो गया। अब यही पूरा का पूरा बांट देंगे, ये हमें लाभ हो जाएगा। तो बाय की जगह 2 अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, है ना। तो 2 गेन, बताओ इससे इजी कुछ होगा क्या, बोल दो। अकाउंटेंसी तो हलवा है, यहाँ कॉमन्स का जलवा है। टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कौन कौन पार्टनर है, ए और बी। इक्कीस 21,000 को 2:1 में, पुराना रेशो भैया जी। रिवैल्यूएशन अगर बटेगा तो पुराने हिस्से में बटेगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूट जो भी चीज होगी सब ओल्ड रेशो में होगी, याद है ना सबको। कमेंट में लिखते रहो भैया जी आंसर वांसर, ताकि पता रहे, जिंदा हो भैया जी, देख रहे हो। तो ये हो जाएगा 14,000, ये हो जाएगा 7,000, ठीक है जी। तो टोटल आ गया आपका 21,000। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, 2 लोग हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं भैया जी, लगे हाथ। चलिए तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका डेबिट साइड आ जाएगा, ये ए ये बी, ठीक है। ए और बी, ठीक है। चलिए जी, तो अब क्या होगा, सबसे पहले पूंजी खाता, सूरज जी ने बता दिया, तन्मय जी ने बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले पूंजी खाता, तो यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। पूंजी किस किस की कितनी है भैया जी, तो यहीं से देख लो, 30 और 20, 30 और 20, तो इसका भैया जी 30,000, इसका भैया जी 20,000। फिर ये जो रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आया है ये भी तो बांटा जाएगा, रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आया उसको भी बांटा जाएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट है तो ये ए और बी को मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी, तो ये बाय हो गया ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट यानी ये बाय है टू ए और बी। तो बाय रिवैल्यूएशन ए और बी में पैसे चले जाएंगे 14,000 और 7,000, क्योंकि फायदा हुआ है तो ये पार्टनर को मिलेगा। तो क्रेडिट साइड, अगर नुकसान हुआ होता तो पार्टनर से लेते, तो डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट में जब जब पार्टनर से चीजें ली जाएंगी तो फिर डेबिट साइड पे, और जब जब पार्टनर को दी जाएंगी क्रेडिट साइड पर। जब जब आप पार्टनर को कुछ दोगे तो वो क्रेडिट साइड, उससे कुछ लोगे तो वो डेबिट साइड, ठीक है जी। अब यहां तक तो बात हो गई भैया। अब उसके बाद एक संचित रिजर्व है 21,000 रुपए का, तो ये भी बांटा जाएगा, है ना। तो ये बाय रिजर्व 21,000 को ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे, तो 2:1, तो वो भी 14,000 और 7,000 ही आएगा। अब ध्यान देना एक चीज के ऊपर, ठीक है।
यहां पर लिखा हुआ था संचित रिजर्व 30,000 रुपए पर बनाए रखी जाए, रिजर्व बी मेंटेन्ड एट 30,000। इसका मतलब होता है कि रिजर्व को 30,000 बना के रखना है। परंतु भैया पुराना रिजर्व, क्योंकि अब रेशो बदल रहा है, क्योंकि रेशो बदल रहा है, देश मेरा आगे बढ़ रहा है, तो पुरानी चीजों को तो आप पुराने हिस्से में बांटोगे। अब अगर नया रिजर्व बनाना है तो नए रेशो में बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। अगर आपने पुराना रिजर्व बनाया था तो वो तो पुराने को बढ़ गया, अगर नया रिजर्व बनाना है तो वो नए रेशो में होना चाहिए। बस यही इसमें एक नया पेज था जो बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इस 30,000 और 21,000 9,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई, तो वो लोग सोचते हैं 9,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 9,000 रुपए यहाँ लिख देते हैं क्योंकि घाटा हो गया, दायित्व तो बढ़ेंगे तो घाटा हो जाएगा। तो ये बस ध्यान रखना है आपको, ये एक नया पॉइंट होता है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं। तो रिजर्व 30,000 है और नया है तो नए रेशो में बांटा जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर हम आएंगे टू रिजर्व, ठीक है जी। यहां पे लिख दे रहा हूं न्यू, ताकि आपको बाद में याद रहे जब आप बाद में क्लास देखो। अब 30,000 को 2-1 में नहीं बांटोगे, 3-2 में बांटोगे, 2-1 में नहीं बांटोगे, 3-2 में बांटोगे, क्योंकि ये नया रिजर्व है। पुराना आप बांट चुके हो, पुराना दे चुके हो, नया तो 3-2 यानी कि 18,000 और 12,000। अब पॉइंट एक और आ जाता है कि भैया एक बात बताओ, आपने जो पुराना रिजर्व था वो तो ए और बी को यहां पर दिया, नया वाला यहां क्यों दे रहे हो भैया जी? इसका मतलब तो ये होता है कि वो लेकर आएंगे। तो जाहिर सी बात है वो लेकर ही तो आएंगे, लेकर ही तो आएंगे। क्यों नहीं लेकर आएंगे भैया जी? अभी रिजर्व तो कुछ है ही नहीं ना, नया फर्म में नया रेशो आ रहा है तो रिजर्व अभी कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारा रिजर्व 30,000 दिखाई दे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिजर्व 30,000 दिखाई दे तो लेकर आओ घर से, क्योंकि कंपनी में तो जो रिजर्व था वो बट गया, वो तो खत्म। अगर आप नया रिजर्व रखना चाहते हो तो लेकर आओ उसके पैसे। तो भैया जी इसीलिए यहाँ पर रिजर्व यहाँ पर आ रहा है, तो उनकी कैपिटल से इसको माइनस किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, नया रिजर्व क्रिएट होगा तो डेबिट साइड, पुराना रिजर्व बांटा जाएगा। ठीक है जी। अब आती है वो बात जो इसमें हमें आज के टॉपिक में कहा गया था, पूंजी समायोजन सीखना, कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर आपको याद हो तो कल अपन ने क्या किया था, कल अपन ने भैया जी इन सब की टोटलिंग की, इसको माइनस किया और यहां पर बैलेंस लिख दिया था। तो पूंजी समायोजन में बस यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है भैया जी? ये देखिए, पूंजी समायोजन, इसमें क्या होता है, इनके कहने का अर्थ ये होता है, पूंजी समायोजन का अर्थ ये होता है कि अब हमारे फर्म में कितनी पूंजी रहेगी हम बताएंगे। क्या होता है, अब हमारे फर्म में कितनी। सर रिजर्व में कंफ्यूजन, तो सूरज जी यही तो कंफ्यूजन मैंने बताया। देखो, पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बांटना है। ठीक है जी, जब तक कि ना बांटने को ना बोला जाए। अगर ना बांटने को बोला जाएगा तो रिजर्व के केस में गेनर टू सैक्रिफाइसर की एंट्री होगी, कल हमने सीखी हुई है ना, वो होगी। अगर आपका पुराना रिजर्व है तो फिर वो बटेगा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो पुराना रिजर्व हमने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नया रिजर्व भी बनाओ। अब नया रिजर्व तो तब बनेगा ना जब प्रॉफिट कमाओगे, उसमें से कुछ बचाओगे। रिजर्व कब होता है, आप कोई भी चीज की बचत कब करोगे, जब आप कुछ कमाओगे उसमें से कुछ बचाओगे। अब बिजनेस तो अब चालू होगा नए रेशो के हिसाब से, तो अभी तो नया प्रॉफिट ही नहीं निकला तो रिजर्व कैसे बचाएं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर पार्टनर रिजर्व बनाना चाहते हैं तो उनको अपनी पूंजी में से देना पड़ेगा। तो पूंजी में से देना मतलब क्या है, डेबिट साइड पे लिखना, और क्योंकि नया रिजर्व है तो नए रेशो में बनेगा। बस अब इस बात को आप याद रखना। ठीक है, अब मैंने 2-3 बार बोल दिया, अब तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर लिखा हुआ है फर्म की कुल पूंजी। अब देखो, मैंने बोला भाई ए फॉर एप्पल होता है, आप कहोगे भैया ए फॉर एप्पल क्यों होता है, मैंने बता दिया कि ए पहला वर्ड है उससे ए होता है। अब भैया ये बात समझ में नहीं आई, तो इसका कोई लॉजिक नहीं। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर्स की मेहनत है, पुराने रेशो में बढ़ता है। नया रिजर्व अभी आपने बनाया है ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट कमाया ही नहीं, तो आपको अपने कैपिटल में से निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि नया रिजर्व है तो नए रेशो में बनेगा। तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, क्यों डेबिट आ रहा है क्यों क्रेडिट आ रहा है ये भी समझा दिया। अब आपको इसको याद तो रखना पड़ेगा, है ना। इसमें फिर अपन ये नहीं कह सकते कि भैया ये बात समझ में नहीं आई, मैंने तो बोल दी आराम से सिंपल शब्दों में बोल दी, तो फिर इसको याद कर लो। ठीक है ना। हाँ जी, जय हिंद, जय कॉमर्स, हैशटैग कॉमर्स। चलो जी, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, पूंजी खाते में इन्होंने कहा कुल पूंजी 60,000 रुपये। तो कल का क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद होगा तो हम क्या कर रहे थे, कल के क्वेश्चन में हम इस साइड की टोटलिंग कर रहे थे, जो भी आ रहा था इधर वाले को माइनस करके यहाँ बैलेंस निकाल रहे थे, है ना, यहाँ बैलेंस निकाल रहे थे।
है ना। अगर मैं कल की बात करूं तो मैं क्या करता, 30 प्लस 24 तो ये हो जाता 54, ये हो जाता 14 34, फिर मैं यहाँ पे लिख देता 54, यहाँ पे 34, है ना, के 1000, ठीक है जी, ये के लिख देता, ठीक है जी। फिर मैं क्या करता, इसको इसमें से माइनस कर देता, तो इसको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 36 के और ये हो जाएगा 22 के। ये मेरा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड हो जाता। अगर मैं कल की बात करूं तो कल हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, है ना। लेकिन पूंजी समायोजन खाता में ऐसे सॉल्व नहीं करते। पूंजी समायोजन का मतलब होता है कि वो खुद बता रहा है कि आपकी पूंजी कितनी होगी। तो क्वेश्चन ने खुद बताया कितनी है मेरी पूंजी। कह रहे हैं कि अब फर्म की कुल पूंजी 60,000 रुपए से सहमत है, यानी कि भैया जी एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म की पूरी कैपिटल जो है वो 60,000 रुपए कर दो। हमने कहा अच्छा जी 60,000 रुपए कर देंगे, पर कैसे करें। तो भैया जी याद रखना, ये नया कॉन्सेप्ट है तो इसको आप याद ही रखोगे, है ना, ये तो सिंपल सी बात है। अब 60,000 को आपको रखना है, यानी नई पूंजी जो होगी वो 60,000 होनी चाहिए, ठीक है जी। पर ये 60,000 में ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमें बताया नहीं है। तो फिर हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जो नया रेशियो होता है उसमें आप 60,000 को बांटते हो, क्योंकि अब आगे चल के फर्म इस रेशियो को अपनाने वाली है। तो 60,000 को इस रेशियो में रखोगे और यही मेरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि इस सवाल में आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पहले आ जाएगा। तो अब आप यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अब 60,000 का निकाल लो भैया जी। तो अगर मैं 60,000 का 3:2 में बांटता हूं, 60,000 इंटू 3:2 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाता है 12। तो 12 3 36 और 12 दूनी 24, यानी कि भैया अब यहां पर आएगा 36,000 और यहां पर आएगा 24,000। इसे पूंजी समायोजन कहते हैं। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, है ना, फिर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है भाई। तो नया कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना कि पूंजी समायोजन में कैसे करते हैं। अब एक चीज नोटिस करो कि भैया अगर मैं यहाँ पे 18 और 36 लिखता हूँ, मैंने कहा हाँ जी 18 और 36 लिख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे 12 और 24 लिखता हूँ, हाँ जी, ये 30 14 और 14 है, तो भैया यहाँ पे टोटल हो रहा है 54। एक मिनट यहाँ हाँ ठीक है, अरे यहाँ टोटलिंग रॉन्ग आ रही थी क्या पहले, अच्छा ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ध्यान देना है ना, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे 18 और 36 का टोटल कितना हो रहा है 54,000, और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 30 और 14 44 58 हो रहा है। ये 54 नहीं था, ये 58 था। तो भैया जी हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, प्लीज ध्यान से समझना है ना, ये सब 11th में आपको सिखाया गया होगा, लेजर का बैलेंस कैसे किया जाता है, बच्चे भूल जाते हैं। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है दोनों तरफ वही टोटल लिखना है। तो मैं यहाँ अगर देखूं तो 18 और 36 होते हैं 54, और यहाँ 30 और 14 44 और 14 58, तो 58,000 मेरा यहाँ पर आ रहा है। वो 54 गलत लिखा था मैंने, वो 58 होता है ना, 58,000, और यहाँ पर भी 58 होगा क्योंकि ये दोनों साइड में बड़ा है। तो भैया जी 18 और 36 तो होता है 54 और ये 58 है, तो यहाँ पर भैया जी कुछ बच गया, टू कैश। ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि भैया जी ये मेरा बच गया तो इसको बोलूंगा मैं टू कैश 4,000 रुपए, ठीक है जी। ये वाली कौन सी साइड होती है, टू वाली साइड होती है, तो ये टू कैश। भैया यहाँ कैश क्यों आया, देखिए क्वेश्चन ने कहा था पूंजी खाते में समायोजन नगद लाकर या नगद वापस करके किया जाएगा। ध्यान समझेंगे, द एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट टू बी मेड बाय ब्रिंगिंग कैश और रिटर्निंग कैश, यानी कैश को लाकर या कैश को ले जाकर किया जाएगा। क्वेश्चन ने हमसे कहा था, तो इसीलिए भैया जी अगर मैं देखूं तो इस तरफ की टोटलिंग है 58,000, इन दोनों की टोटलिंग हो रही है 54, तो कैश जो है ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है 4,000 का। अच्छा जी, लेकिन भैया जी आगे बढ़ो, मैंने कहा अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भैया 12 और 24 इसका टोटल कितना है 36, और इसका कितना है 20 और 7 27 और 7 34, तो भैया इसका टोटल हो रहा है 34,000, इसका टोटल हो रहा है 36,000। तो इस बार 36,000 ज्यादा बड़ा है, तो दोनों साइड आपको 36,000 लिखना पड़ेगा। तो 36,000 और यहाँ पर भी 36,000, पर भैया इस तरफ पे तो 2,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, हाँ, तो यानी कि अब की बार इस तरफ पे आएगा बाय कैश, और ये 2,000 रुपए यहां आ जाएंगे। इस बार यहां पर बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर मतलब अगर कोई साइड बच जाती है
है ना, छोटी पड़ती है, तो उसको अपन बैलेंस करके लिखते हैं। तो जयश्री जी बिल्कुल सही निकाल दिया आपने, प्रज्ञा जी ने 36 के होगा, ओके बिल्कुल ठीक। तो 4000 डेबिट साइड पर और 2000 क्रेडिट साइड पर। ये आपको देखो याद ही रखना पड़ेगा, ये नया कॉन्सेप्ट है तो याद रखो, है ना। अगर आप सीए करना चाह रहे हो तो, सीयूटी करना चाह रहे हो तो, और बैंकिंग में हो तो बस देख लो भाई, एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर है। पर अगर आता है तो ये मत कहना निक्कू भैया ने कराया नहीं। चलिए जी ठीक है, डन हो गया। अब यहां पर क्या होता है भैया जी, यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपको अब समझना है। देखिए यहां पर कहने का मतलब क्या है, ये कहते हैं कि ए की कैपिटल इतनी थी, इतनी होनी चाहिए, तो 4000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो जब कैश इस तरफ आता है ना, जब कैश इस तरफ आता है, इस तरफ आता है, तो इसको कहते हैं ये कैश एक्स्ट्रा है, ये लेकर जा रहा है। जब कैश इस तरफ आता है तो इसको कहते हैं ये कैश एक्स्ट्रा है, ये लेकर जा रहा है। ये कैश क्या है, एक्स्ट्रा है। ये कैश क्या है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो पार्टनर इसको देते हैं, है ना। एक्स्ट्रा मतलब कि इसको सरप्लस, ज्यादा, इंग्लिश में आप इसको समझ सकते हो ज्यादा, ठीक है जी। हिंदी में सरप्लस मतलब ज्यादा है। तो जितनी जितनी ए की कैपिटल होनी चाहिए उससे ज्यादा पैसे उसके फर्म के अंदर हैं। तो अगर अब उसने डिसाइड किया कि मेरी कैपिटल 36,000 होगी और फर्म के अंदर उसके 40,000 रुपए हैं, तो 4,000 रुपए वो लेकर जाएगा, ठीक है जी। सरप्लस का मतलब ज्यादा, तो लेकर जाएगा यानी कि पैसे फर्म में से जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और कौन सा पार्टनर, ए, क्योंकि ए के पैसे हैं। तो देखिए सरप्लस के केस में, सरप्लस के केस में क्या एंट्री हो जाती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 कैश अकाउंट, ठीक है जी। तो ए क्या करेगा, कैश का पैसा लेकर जाएगा, ठीक है जी, कैश का पैसा लेकर जाएगा। इसको एक्स्ट्रा यानी सरप्लस कहते हैं। ये देखिए यहां पे लिखा होता है ना हिंदी में, नगद वापस किया जाएगा, उसको वापस करेंगे पैसे बाय रिटर्निंग कैश, क्योंकि उसका कैपिटल बैलेंस ज्यादा है जितना चाहिए उससे। अच्छा, ब्रिंगिंग मतलब क्या होता है भेज, ब्रिंगिंग मतलब कि उसको लेकर आना पड़ेगा। अब देखो इसकी टोटलिंग में ये आ रहा था 34 माइनस 12, 22,000 आ रहा था। जबकि अब ये चाहता है कि इसकी कैपिटल 24,000 हो जाए, है ना। 20, 7 और 7 34 माइनस 12, 22,000 आ रहा था हमारा आंसर, हाँ जी। पर ये चाहता है कि इसकी कैपिटल 24,000 हो जाए। तो अगर ये चाहता है कि इसकी कैपिटल 24 हो जाए तो इसकी तो अभी तक 22 ही है, तो इसको 2,000 रुपये और लाने पड़ेंगे। इसको कहते हैं ब्रिंग करना या डेफिशिएंसी, इसको कहते हैं ब्रिंग या डेफिशिएंसी। रेड कलर से करता हूं मैं, इसको कहते हैं ब्रिंग करना, इसको लेकर आना पड़ेगा, या डेफिशिएंसी है, कमी है, ठीक है जी। तो ये पैसे लेकर आएगा। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, बाय कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन किसके, बी के नाम पर। क्यों, क्योंकि बी है यहां पर। तो देखिए अगर ब्रिंग करना हो या डेफिशिएंसी हो, ठीक है जी, तो आप क्या एंट्री करेंगे, तो फिर आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन किसका नाम, बी का, क्योंकि ए का तो आएगा नहीं, ए के में तो है नहीं, बी के में। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। नया टॉपिक है, हो सकता है आप लोगों को कई बार लगे कि यार ये तो ये है वो है, बट ये आगे चल के आपको आने वाला है। सीयूटी में ये टॉपिक कंफर्म है, सीए में आप जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो हमेशा 12th से टफर क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। अब बनती है भैया जी बैलेंस शीट। अब क्या बनेगी भैया, बैलेंस शीट। तो चलिए भैया जी जरा बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, अब बनेगी हमारी बैलेंस शीट।
तो आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो अब बनती है बैलेंस शीट। हाँ जी, ठीक है। चलिए जी, तो अब बना देते हैं बैलेंस शीट। एट 1/4/2022 था, 23 था, 2022। ये आपकी लाइबिलिटी साइड होती है, ये आपका अमाउंट है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है लाइबिलिटी। ये फिर आपका एसेट्स है, फिर ये आपका अमाउंट। इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है ना, इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब इस तरफ क्या क्या आएगा, तो देखो रिजर्व हम पुराना तो बांट चुके हैं, लेकिन एक नया रिजर्व बनाया था वो आएगा, पूंजी आएगी और लेनदार, बस खत्म। तो देखो सबसे पहले तो जो नया वाला रिजर्व है वो आ जाएगा। कितना था नया रिजर्व, 30,000 रुपए का। फिर हमारे पास लेनदार यानी क्रेडिटर है, वो उसमें कुछ बढ़ा घटा हुआ नहीं था, उसकी वैल्यू में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ था। लेनदार 19,000 रुपए का, तो वैसे इट आ जाएगा। फिर हमारे पास अब नई पूंजी ये है, जो सवाल ने खुद ही बता रखा था, तो खुद ही बता रखा था, तो निकाल दो भैया जी इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का और बी का, तो ए के 36,000 और बी के 24,000, तो ये आ गया 60,000, ठीक है। चलो भैया, डन है जी, डन है जी, डन है जी, टन 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 है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसकी टोटलिंग कर लोगे, ठीक है। तो 30 और ये तो 49, तो ये 109 हो गया, ठीक है, सिंपल है। अब उम्मीद करेंगे एसेट साइड भी बराबर आ जाए, तो बल्ले 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 बल्ले, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो भैया जी इस तरफ पे भूमि और भवन, अब ये 29 से कितना हो गया था, 50 हो गया था। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा यहाँ लैंड लिखा था, एंड बिल्डिंग भी लिख सकते हो, वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप में से कोई ना कोई पक्का सोचेगा, लो भैया पूरा ही लिख दो भैया। तो ये अब 50,000 हो चुका था, तो 50,000। फिर और तो कुछ बदला नहीं है, बाकी तो फर्नीचर चालू परिसंपत्तियां सब ऐसी हैं, तो फर्नीचर 10,000। करंट एसेट्स कितने के हैं, और रोकड़, अच्छा रोकड़ में बदलाव होगा, तो ये 31,000। अब आता है कैश, ठीक है। अब कैश में ध्यान से देखना, कैश में पहले थे हमारे पास 20,000 रुपए, पहले कितने थे, 20,000 रुपए। लेकिन अब इस 20,000 में से 4,000 रुपए कौन ले गया, ए ले गया। ए कितने ले गया, 4,000 रुपए ले गया, और बी 2,000 रुपए लेकर आया है। तो 20,000 में से आप माइनस करोगे 4,000 रुपए और प्लस करोगे 2,000 रुपए, तो यानी टोटल हो जाएगा आपके पास 18,000। अब आप इसकी टोटलिंग कर लो भैया जी, अब आप इसकी टोटलिंग कर लो। तो 8 और 1 तो 9 तो आ रहा है, 3 जीरो भी आ रहे हैं, 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, तो बिल्कुल सही है भैया। बल्ले 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 बल्ले, ठीक है जी। जय श्री जी ने बिल्कुल 18,000 निकाल दिया, वेरी गुड। हाँ जी डन है जी। प्लीज ध्यान रखिए, मैंने एक पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे रखा है, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप क्वेश्चन देखो और सब कुछ आपको यहीं दिख जाए। अच्छा, कल किसी ने कहा भी था, धनंजय ने भी निकाल दिया है, स्नेहा ने भी निकाल दिया है, तृप्ति, प्रज्ञा, ओके, त्रिषा, कुमकुम, सूरज, शिवानी, तनिषा, वेरी गुड, ठीक है आ गया। तो एक स्माइल भी कर दो यार, अर्पिता, प्रियांशु, तृप्ति, देवंदु, नैन्सी, शिवानी। प्लीज याद रखिएगा ना, ऐसे सवाल आपको जरूर करने हैं, जरूर करने हैं, जरूर करने हैं। एक नया कॉन्सेप्ट जरूर हमने सीखा है, क्या कि भैया जी अगर कभी पहले से आपको ये दिया हो तो कुछ बढ़ाव घटाव भी आ सकता है, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरफ होगा तो इसका मतलब ये पैसे लाएगा, इस तरफ होगा तो ये पैसे ले जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, किसी ने कल मुझसे पूछा था कि कैश अकाउंट भी भैया बनाएंगे क्या, तो लगे हाथ उसको भी आपको बना के दिखा देता हूँ। हालांकि होना तो ऐसा ही है, फिर भी एक बार बना के दिखा देता हूँ, क्या पता आप लोग 11th भूल गए हो तो शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ। डेबिट और क्रेडिट है ना, लेजर अकाउंट बनाने का तरीका होता है।
यहाँ पे आप लिखोगे कैश अकाउंट। अब कैश क्योंकि एक एसेट है तो बढ़ने पर कहाँ होता है भैया जी, बढ़ने पर यहाँ पर, मतलब ओपनिंग बैलेंस इसका इधर होता है। कोई कहेगा है भैया जी इसका ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ लिखवाते हो, इसका यहाँ ऐसा क्यों? भैया एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस इस तरफ आते हैं, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू के बैलेंसेस इस तरफ आते हैं ओपनिंग के, ठीक है जी, और क्लोजिंग अपोजिट साइड पर। तो ये भैया जी हमारे पास था 20,000 रुपये, तो 20,000। अब यहाँ देखो एक एंट्री की गई थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या लिखा होता है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बाय ए कैपिटल। कैश में कैश को नहीं देखते, बाय ए कैपिटल, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा बाय वाली साइड, बाय एज कैपिटल। और कितने का था भैया जी वो? 4,000 का था। दूसरा कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो कैश अकाउंट में बी कैपिटल क्या है? 2 है, तो कैश अकाउंट में बी कैपिटल यानी टू बीस कैपिटल 2,000। अब आप इसकी टोटलिंग कर लोगे तो ये 22,000 हो जाएगा, इसकी टोटलिंग कर लोगे तो 22,000 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आपके पास बैलेंस बचा, तो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड यानी क्लोजिंग बैलेंस आपका 18,000 आ गया। ये लीजिए यहाँ पे 18,000 आ रहा था, ठीक है जी। तो अगर किसी ने कल पूछा था इसलिए मैंने आपको अकाउंट बना के भी दिखा दिया। अगर क्वेश्चन आपसे अकाउंट ना मांगे तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कहा कैश अकाउंट भी बनाकर दिखाओ, तब आपको ये बनाने की जरूरत पड़ेगी। पर क्योंकि बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा सवाल वो शायद ही आपसे पूछेंगे, है ना, ठीक है जी। पर सीयूटी में आता है, क्योंकि सीयूटी में भी 5 मार्क्स का सवाल होता है, तो वो डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, वो लोग डायरेक्ट ये एंट्रियां पूछ लेते हैं। तो भैया जी 12th में अपन क्या करते हैं, पूरा अच्छे से समझा देते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। स्नेहा जी जहां जहां कैश की एंट्री होगी उसके हिसाब से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर 2 जगह कैश था इसीलिए अपन ने 2 प्लस या माइनस किया है, 4 जगह होता तो 4 बार करना पड़ता है ना, ठीक है जी। चले फिर एक और सवाल करें। अब इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अभी इन्होंने क्या किया, कैश से निकलवाया, ऐसे ही एक होता है करंट अकाउंट, चालू खाता। तो कई बार ये लोग कहते हैं कि ये जो बैलेंस आया ना, इसको कैश से मत करो, करंट अकाउंट से करो। किससे करो? चालू खाता से करो। तो एक ऐसा भी सवाल होता है, और ये दोनों सवाल मैं आपको यहाँ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एडमिशन में भी ये पॉइंट आएंगे, तो यहाँ सीख लेंगे तो वहां आपको मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जरा टमाटर भेजो फिर यार, थोड़ा खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज अपनी क्लास 7 बजे तक की है भाई, टाइम बढ़ चुका है। मैं आज मेक श्योर करके आया था अपनी क्लास से पहले कि भाई टाइम देखूं। चलिए जी टमाटर भी आ गए, अब बढ़ते हैं आगे। तो एक और सवाल है भैया जहाँ पे 4 पार्टनर है, ए बी सी डी वर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3-2-3-2, ठीक है जी। तो ये पुराना रेशियो हो गया, ठीक है जी। फिर यहाँ कैपिटल दे दी चारों की, और क्रेडिटर दे दिया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये भी एक प्रकार का रिजर्व होता है जो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है। हमने कहा ठीक है जी, रिजर्व ले दिया हमने, ओके। फिर फिक्स्ड एसेट्स दे दिया, करंट एसेट्स दे दिया, ठीक है, टोटलिंग वोटलिंग कर दी। ये भी रिजर्व है तो ये भी बांटा जाएगा, है ना। अरे नहीं यार, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ओहो, टक्कर टक्कर टिक्कर 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 टक्कर टिक्कर। वर्कमैन कंपेंसेशन तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो ये सवाल तो अभी हो नहीं पाएगा। चलो कोई, फिर इस सवाल को भी हटा देते हैं। इस सवाल को अपन कल कर लेंगे, अभी मुझे आपको कुछ समझाना है तो वो समझा देता हूं मैं। ये अभी नहीं कर पाएंगे, चलो इसको हटा देते हैं, ये कल करते हैं अपन, है ना। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट होता है उसको सीखेंगे, प्लीज यहां पर आएंगे सब लोग। हाँ जी, सब इधर देख रहे हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है भाई। अब किसी ने आज की क्लास छोड़ दी कि भैया ऐसा सवाल करा रहे हैं जो कि नहीं आएगा तो छोड़ दी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब जो हम सवाल कराने जा रहे हैं वो आपके उसमें है, ठीक है जी। तो प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। 2 प्रकार के टर्म होते हैं, ठीक है जी। पहला वर्कमैन कंपेंसेशन, ठीक है जी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व।
और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये आप लोगों के कोर्स में है। वर्कमैन यानी कि जो कर्मचारी है, अगर उसको कुछ हो जाता है, ठीक है जी, अगर सर जी अकाउंट्स की क्लास बहुत बोरिंग लग रही है, भाई अगर आपको बोरिंग लग रही है तो भाई प्रॉब्लम है ये। सर उसे करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन भी आता है रिवोल्यूशन में। रिवोल्यूशन में करंट अकाउंट का रोल नहीं, करंट अकाउंट तो रिवोल्यूशन में तब आएगा जब अगर आपने फिक्स मेथड से बनाया होगा ना, तो फिक्स मेथड से बनाया होगा तो यहाँ पर गेन जो है वो ए बी कैपिटल की जगह ए बी करंट अकाउंट आएगा, तब करंट अकाउंट बनेगा, ठीक है। सर जी नॉट फॉर प्रॉफिट, यार हम वो लास्ट में पढ़ाएंगे। देखो अनुज जी मैं बताया था आपको, या जितने भी लोगों को एनपीओ की प्रॉब्लम है, एनपीओ क्या है, एकदम अलग टॉपिक है। वो बेसिकली ना 11th में हुआ करता था, ठीक है जी, फिर उसको 11th से हटा के उन्होंने 12th में डाला, फिर उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से या कई बोर्ड से तो हटा ही दिया। बिहार बोर्ड में अभी तक नहीं हटाया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन भी बिहार बोर्ड वाले जागेंगे, वो सोचेंगे कि हमें हमारा कंटेंट एनसीईआरटी के हिसाब से करना है, क्योंकि हम तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही बोलते हैं। तो जब हमें एनसीईआरटी के हिसाब से करना है, तो जब एनपीओ हट चुका है तो बिहार बोर्ड से भी एनपीओ हटा दिया जाए। बट क्योंकि अभी तक एनपीओ नहीं हटा है तो अपन इस बैच में जरूर पढ़ेंगे, बट प्लीज मेरी थोड़ी सी बात समझना कि एंड में पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, एंड में पढ़ेंगे। अरे यार सो स्वीट नैन्सी, धनंजय, रौनक जी, यार क्या बात है, आप लोगों की वैसे ही तो मैं इतने खुश होकर पढ़ा पाता हूँ। सर हम लोगों का एग्जाम में आया, तो मैंने बताया ना अनुज जी, हम आपको सबसे आखिरी में पढ़ाएंगे, आपके कोर्स से पहले ही पढ़ाएंगे, डोंट वरी, आपके जो मेन एग्जाम है उससे पहले पढ़ाएंगे हम, ठीक है। रियाजू जी कह रहे हैं सर टोटल एसेट्स, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ये क्या है? रियाजू जी ये जब अपन उस चैप्टर में पहुंचेंगे तब करेंगे, अभी से अगर उसके बारे में बात करेंगे तो इधर का उधर हो जाएगा, है ना, ठीक है, इधर से उधर हो जाएगा यार, मजा नहीं आएगा। चलिए अभी अपन यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि देखो मजे दिलाने के लिए मैं डांस तो नहीं करने वाला हूँ फिलहाल, डांस करेंगे अपन सेलिब्रेशन के दिन, या किसी दिन मन करेगा तो, है ना, या फिर कुछ भी जो भी बातचीत होगी वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद करेंगे। मेरी क्लास में या तो मैं क्लास शुरू में या क्लास एंड में ही कुछ करता हूँ, पढ़ाते वक्त बीच में करना ना सही नहीं होता। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, तो फिर अगर बीच में कुछ कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप खुद से सोचो, मतलब इसके ऊपर ना मैं चाह रहा हूँ एक रील बनाना, मैं बना नहीं रहा हूँ कि कहीं बच्चे बेचारे बुरा ना मान जाए, कि मान लीजिए आप बाल कटवाने बैठे हुए हो, तो नाई भैया बाल काट रहे हैं, टक 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 टक, फिर बीच में वो गायब हो जाए, आप बैठे हुए हो और वो गायब हो जाए, आप देख रहे हो नाई भैया कहाँ है, नाई भैया कहाँ, फिर आप ये पीछे मुड़ के देख रहे हो तो वो गाने पर ठुमके लगा रहे, फिर आप कह रहे हैं ये क्या हुआ, आपको कैसा लगेगा? गुस्सा नहीं आया कि अबे भाई यहाँ मेरे को बैठा के आधे बाल काट के तुम्हारा ठुमके लगा रहा है? और नाई भाई कहे अरे एक्चुअली ना बाल काटने में मजा नहीं आ रहा था, मैं ना बोर हो रहा था, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए 2-4 रील देख ली, सॉरी अभी आता हूँ। कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा आपको? तो थोड़ा लॉजिक लगाओ कि जब हम पढ़ने वाली क्लास में आए हैं तो पढ़ाई करेंगे यार, और पढ़ाई में ही मजा है। कैसे इस अकाउंट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, ये 18,000। इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि बीच बीच में आप आंसर निकालते रहो। जब आंसर निकालोगे ना आपको खुशी होगी, अरे भाई यार आज मैंने सही आंसर दिया, अरे यार आज मैंने गलत आंसर दिया, गलती क्यों हुई, ये सब लिखने का मन करेगा। अब अगर आप यहाँ आए हो चटर चटर करने, अब चटर चटर करने को ना मिले तब आपको बोरियत फील होगी, वरना आंसर पढ़ाई की क्लास में तो यार आंसर निकाल के मजा आता है, गाने गा के डांस करके थोड़ी आता है। चलो जी चले फिर, पर चलो देखो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत तो हंसा दिया, बस ये हंसी आपकी बनी रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई, है ना, अच्छे से पढ़ते हुए। चलिए आगे बढ़े, मजा नहीं आ रहा था बाल काटने में, तो डांस वांस देख। चलो जी, तो अब प्लीज अपन समझेंगे यार, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वैसे साझेदार के प्रवेश यानी एडमिशन और पार्टनर में ज्यादा आता है, बट यहीं से अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो वहां आपको आसानी होगी, क्योंकि कई बार इस चैप्टर से सवाल आता है और आदमी एडमिशन के हिसाब से सोच के चलता है। तो ध्यान से देखना प्लीज, मैं हिंदी में समझाता हूँ। वर्कमैन यानी कर्मचारियों का जो कोष निधि कहते हैं इसको अपन, मतलब कि कंपनसेशन, यानी कि अगर किसी कर्मचारी को कभी चोट लग जाए, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर कर्मचारी को पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो या कहीं पे भी काम करते वक्त अगर चोट लग जाए
तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए इलाज विलाज कराएं, है ना, उसको कंपेंसेशन दें, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसे भुगतान करें जो भी उसके बिजली का खर्च वर्च हो रहे हैं, बिजली का खर्च करा मैं, सॉरी, मतलब जो भी उसका इलाज का खर्चा है वो उसको भुगतान करेंगे उसका, है ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए क्या होता है, जो स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्ट लोग, वो लोग सोचते हैं कि यार एक बात सुनो, अभी हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, अभी हमारे पास क्या है, अच्छा खासा प्रॉफिट है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, क्या है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यानी कि लाभ है। अब उसको पता है कि यार मेरे कर्मचारी काम करेंगे तो कभी चोट उसको लग सकती है। अब मान लीजिए अगर वो ये लाभ पूरा का पूरा बांट दे अपने पास और घर ले जाएं, ठीक है जी, तो फिर लाभ तो खत्म हो गया। अब अचानक से अगर किसी कर्मचारी को चोट लग गई तो पैसे अरेंज तो करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर ही लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप के ऊपर ही लायबिलिटी है कि भैया अगर किसी कर्मचारी को काम करते वक्त चोट लगी तो आप उसका हर्जाना दोगे, ठीक है जी, उसके इलाज का खर्चा आप उठाओगे। तो यार अगर ऐसा हो गया तो फिर तो दिक्कत हो सकती है ना, दिक्कत हो सकती है। अचानक से पैसे कहां से लाएंगे? तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं, संचय करके चलते हैं, संचित जिसे कहते हैं। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी कि इस प्रॉफिट में से 40,000 रुपए निकाल के रख लिए, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया 40,000 रुपए से 60,000 रुपए कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 60,000 रुपए इन्होंने क्या किए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फंड भी बोल सकते हो आप। तो भैया जी 60,000 रुपए मैंने क्या कर लिए भैया जी, WCR के रूप में रख लिए, ठीक है जी। तो 1 लाख का मुनाफा था, इसमें से 60,000 रुपए मैंने रख लिए, ये मेरा ही है, मैं पार्टनर हूं, मेरा ही है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है। पर मैंने क्यों रख लिए, क्योंकि मैं दिमागदार आदमी हूं, इंटेलिजेंट आदमी हूं, फ्यूचर को देखता हूं कि कल को कहीं मेरे कर्मचारी को चोट लग गए तो मैं यहीं से पैसे निकाल के दे दूंगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं ये पैसे घर में ले जाऊं, अपनी धर्मपत्नी को दे दूं या घर में खर्च कर लूं, अब अचानक से किसी को चोट लग जाए और मैं कहूँ अरे 60,000 रुपए चाहिए भाई, कहाँ जाऊं, किसी से लोन मांगू, उधार मांगू, कोई दे ना दे, है ना, तो प्रॉब्लम है। ऊपर से हमारा नाम खराब हो जाएगा कि अरे यार ये देखो इसके यहाँ चोट लगी थी कर्मचारी को, इसने पैसे ही नहीं दिए, ये मालिक बहुत खराब है, हाय 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 करने लग जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए इन लोगों ने दिमाग लगा के इसको रिजर्व के रूप में रख लिया। और ये है किसका, मालिकों का ही है, साझेदारों का ही है ना, पार्टनर्स का ही है। लेकिन अगर चोट लग जाए तो ये 60,000 रुपए में से वो पैसे दे देंगे। तो अब डिफरेंट केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट केस, नो क्लेम अराइज, इसको हिंदी में बोलेंगे अगर कोई घटना नहीं घटी, ठीक है। तो मैंने 60,000 रुपए रिजर्व के रूप में रख रखे हैं, 1 लाख में से ये 60,000 रुपए मेरे हाथ में रखे हुए, ठीक है। अब हम साल भर से काम कर रहे हैं, कोई घटना नहीं घटी, हम भी चाहेंगे भगवान कभी ऐसी घटना घटे भी नहीं। तो ये 60,000 रुपए जो है ये मेरे पास रखे हुए थे, कोई घटना नहीं घटी। तो अब क्या करेंगे, अगली साल ये 60,000 रुपए पार्टनर्स बांट लेंगे। तो यानी कि अगर कभी भी कोई क्लेम अराइज नहीं होता है ना, कोई क्लेम अराइज नहीं हुआ, यानी कि कोई घटना घटी ही नहीं, कोई किसी को इंजरी हुई ही नहीं, और भगवान करे सब खुशी रहे, तो ऐसे में आपके पास एंट्री होगी। अब इस रिजर्व को आपको बांटना है, तो अपन एंट्री क्या करते हैं, WCR अकाउंट डेबिट। देखो इसको शॉर्ट में WCR बोलते हैं ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है डेबिट टू A's कैपिटल या करंट अकाउंट, टू B's कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी सवाल कहेगा। तो अब ये 60,000 रुपए है, मान लीजिए इनका रेशियो है PSR, 2 पार्टनर है, ठीक है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2 पार्टनर है A एंड B, इनका रेशियो है 2:1। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2:1 मान लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे भैया, A और B को 2:1 में बांट दोगे, तो इसको मिल जाएंगे 40,000 और इसको मिल जाएंगे 20,000, ठीक है, काम खत्म। अगर कोई क्लेम नहीं आया तो अच्छा जी, दूसरा पॉइंट भैया जी, इफ क्लेम अराइज, अगर घटना घट जाती है, ठीक है जी, ऑफ ₹30,000, ठीक है जी, घटना घट गई भैया जी, लेकिन 30,000 रुपए लगे, यानी कि कोई सच में इंप्लॉय जो था हमारा, जो वर्कर था, अच्छा वर्कमैन कंपेंसेशन या इंप्लॉय कंपेंसेशन, वर्कमैन मतलब मजदूर हो जाता है और इंप्लॉय मतलब कि कर्मचारी हो जाता है, ठीक है जी। तो वर्कमैन हो या इंप्लॉय हो, बात वही है, कंपेंसेशन। अब भैया जी घटना घट गई, 30,000 रुपए लगेंगे। तो अब इस 60,000 में से मान लीजिए ये मेरे पास 60,000 रुपए है ना, इन दोनों को जोड़कर मेरे पास 60,000 रुपए है। अब घटना घट गई तो इस 60,000 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 30,000 रुपए अलग करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बिल होगा तो मुझे ये पैसे उसको देने हैं, तो मैं इस 60,000 में से इस 30,000 को क्या करूंगा, अलग कर दूंगा। अब ये 30,000 रुपए मुझे देना मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरी जिम्मेदारी है, 30 रुपए मुझे देना पड़ेगा।
अच्छा, जैसे ही घटना घटेगी वैसे ही दे दूंगा 30,000 रुपए, या वेट करूंगा जब पूरा बिल बिल बन जाएगा तब दूंगा? तो जाहिर सी बात है, जब आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही चोट लगी है और सब कुछ सही है, झूठ वूठ नहीं है, तब आपको पैसे दोगे। लेकिन ये 30,000 रुपए अलग से रख लोगे अपने पास कि जब भी बिल आएगा आप ये पैसे चुकाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी भैया। तो यानी कि आपका ये जो WCR था ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो WCR अकाउंट डेबिट, WCR पूरा का पूरा 60,000 खत्म, ठीक है जी, है ना, ये पूरा 60,000 रुपया खत्म। 30 आपने लाइबिलिटी के लिए रख लिया और ये बचे हुए 30 का क्या करोगे? बांट दोगे। इसको अपनी जेब में रख के अचार थोड़ी बनाना है इसका, क्या है, क्या स्वादिष्ट अचार बनता है भाई, जरा रिजर्व को रख लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये पार्टनर को वापस दे दोगे। 60,000 थे, 30,000 लाइबिलिटी थी, ये उसको पे करने हैं तो अलग से रख लिए और ये वापस कर दिए, ठीक है जी। तो यहां पर WCR टू क्लेम ऑन WCR, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पर जो क्लेम आया, ठीक है जी, उसके लिए आपने 30,000 रुपए रख लिए और बचे हुए 30,000 को क्या करोगे? बांट दोगे। तो 2A 2B, किस रेशियो में? तो वही ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो अब बचे हुए 30,000 को ओल्ड रेशियो में यानी 2:1 में, तो एक को 20,000, एक को 10,000। लो भैया जी, काम हो गया, खत्म। फिर आता है भैया जी तीसरा केस, इफ क्लेम अराइज ऑफ ₹60,000। अगर भैया क्लेम आया और पूरा का पूरा 60,000 का आया, भैया क्लेम आया और पूरा का पूरा 60,000 का आया, तो ये 60,000 रुपए आपके हाथ में थे, ये पूरे के पूरे आप अपने पास रखोगे देने के लिए, रखोगे देने के लिए कि भाई इंप्लॉय को चोट लगे, ये जैसे बिल बनेगा ये पेमेंट कर दूंगा मैं उसको, है ना, बस तो खत्म बात। तो बस ये दोनों एंट्रियां हो जाएंगी। WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR, ठीक है जी, 60,000 60,000, खत्म बात, डन है जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल काम है भैया जी। अगर भैया जी रिजर्व हमारे पास है तो हम वो पार्टनर को दे देंगे। अगर क्लेम हो गया भैया जी, अगर क्लेम हो गया भैया जी, तो फिर हम क्या करेंगे भैया जी? तो जो क्लेम हो गया वो हम क्लेम में रख लेंगे। जैसे ही कंफर्मेशन हो जाएगा कि सारी घटना सच है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बात है सब कुछ, वो काम पर ही था और हमें उसको पैसे देना है, तो हम उसको फिर दे देंगे पेमेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, फिर इसके बाद आता है चौथा केस, फोर्थ केस, ठीक है जी। फोर्थ केस, पहले तो कोई क्लेम नहीं हुआ, फिर क्लेम हुआ 30,000 का, यानी 60 से कम हुआ। मैंने एग्जांपल के लिए 30 लिया, 40 हो जाए, 50 हो जाए, मतलब जो भी ये 60,000 का जो रिजर्व आपने बनाया उससे कम होगा तो ऐसे एंट्री होगी। अगर बराबर होगा तो एंट्री हो जाएगी, बटने के लिए कुछ है ही नहीं। अब आती है बारी चौथा केस। चौथे केस में इफ क्लेम अराइज ऑफ ₹90,000। अब भैया क्लेम जो आया, हमने रखे थे 60,000 रुपए बचा के, पर क्लेम आ गया 90,000 रुपए का। बहुत खतरनाक, बहुत आज गुड न्यूज का चल रहा है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ भैया। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि भैया 90,000 का बिल बन रहा है, पर हमारे पास तो 60,000 रुपए थे। तो भैया जी आपके पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, लेकिन भैया क्लेम हो गया 90,000। टू क्लेम ऑन WCR 90,000। तो अब आप क्या करोगे भैया जी? तो अब आप क्या करोगे? तो भैया मेरे पास 60,000 रुपए थे, ये तो रख दिया, पर वहां से 30,000 रुपए का और क्लेम है, यानी 90,000 रुपए का क्लेम है। तो बाकी 30,000 कहां से लाए? तो पार्टनर से मांगोगे। आप क्या कहोगे? वो पार्टनर इधर आ जाओ भाई, ये 30,000 रुपए का है, जरा इसको दो, है ना। अगर क्लेम ज्यादा आ जाएगा तो कौन देगा पैसे? पार्टनर्स देंगे, वही मालिक है भैया जी। तो मुझे पार्टनर से पैसे चाहिए, लेकिन पार्टनर से पैसे ऐसे नहीं मिलते, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू मिलते हैं। यानी कि मैंने रिवैल्यूएशन के लिए 60,000 रुपए रखे थे रिजर्व में, बट ज्यादा का क्लेम आ गया तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। कितने रुपए से? जितने रुपए का ज्यादा क्लेम आया, तो ये 30,000 रुपए का आया, ठीक है जी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा, यानी कि पुनः
जो इसकी वैल्यू होगी उसको आप वापस से गठन करोगे तो पुनः मूल्यांकन खाता बनेगा। तो पुनः मूल्यांकन में पहले 30,000 रुपये जाएंगे, फिर अब ये 30,000 रुपये कौन लाएगा? पार्टनर लाएगा। तो फोर्थ केस में आपके पास दो एंट्री होती है, ए और बी। अब पार्टनर से आप पैसे लोगे तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ए कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है वो डेबिट, बी का कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये आपकी एंट्री होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है भैया जी। अब कितने रुपए? तो 30,000 रुपये ज्यादा हुआ है तो 30,000, फिर उसको बांटोगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में ही। तो 20,000 ए लाएगा और 10,000 बी लाएगा। तो इस केस में दो एंट्रियां होती हैं। बहुत सिंपल है भैया जी, और ये एग्जाम में आ सकती है। इसमें से कोई ना कोई एंट्री पक्का आती है। और सीयूटी में भी यहाँ से 80% चांस है कि अगर कभी एंट्री से रिलेटेड सवाल आता है तो WCR का पॉइंट किसी ना किसी सवाल में जरूर होगा। 50 सवाल आते हैं फिलहाल सीयूटी में, कहीं ना कहीं होता ही होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ नहीं होगा तो एडमिशन, एडमिशन में नहीं तो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट नहीं तो डेथ, और डेथ में सब में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये जो हम सीखने वाले हैं ये इस चैप्टर में भी अप्लाई होगा, एडमिशन में भी ऐसे ही होगा, रिटायरमेंट में भी ऐसे ही होगा, डेथ में भी ऐसे ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 4 चैप्टर में सेम टॉपिक है तो कहीं भी आ सकता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी होता है। अब इसके बाद बारी आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की या रिजर्व की। ये क्या होता है भेजी? तो देखो आपको पता है, अगर मैं कभी कभी कहीं पर पैसे लगाता हूं, है ना, इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट होने पर एक प्रॉब्लम भी है कि कभी मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है। तो इसमें एंट्रियां तो लगभग ऐसी ही होंगी, बस नाम बदल जाएगा और कारण बदल जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना। तो निवेश के उतार चढ़ाव से बचने के लिए जो आपने संचय किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब होता है निवेश के उतार चढ़ाव से बचने के लिए जो आपने संचय करके रखा हुआ है। आपने सोचा कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, अब अगर गिर गई तो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि डिक्रीज इन एसेट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के आपको डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड कोई देखेगा कि अरे बाप रे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो इसकी 90,000 रुपये गिर गई है, बताओ इस आदमी क्या धंधा करेगा? ये इसको जब निवेश ही सही से नहीं करना आता, जब ये खुद निवेश नहीं कर पा रहा किसी कंपनी में, तो हम इसमें कैसे निवेश करें? तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो आपको पैसे लगाने वाला होगा आपकी कंपनी के ऊपर, वो थोड़ा सा डर जाए, सोचे कि नहीं निवेश नहीं लगाना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक प्रकार का रिजर्व बनाया जाता है कि अगर कभी निवेश ऊपर नीचे हो जाए तो मैं प्रॉफिट के साथ उसको एडजस्ट कर लूं, तो किसी को दिखाई नहीं देगा। हालांकि कोई डिटेल में देखेगा तो दिखाई दे जाएगा, एंट्री सारी देखेगा तो, पर ऊपर से पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये खाता बनाया जाता है। तो इसमें आपके पास 2 पॉइंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश हिंदी में ना, निवेश के उतार चढ़ाव के लिए संचित रिजर्व बनाना। मतलब इन्वेस्टमेंट है मेरे पास मान लीजिए 5 लाख का, ठीक है, ओके जी, डन है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यही 60,000 रुपए का ही बना देता हूँ मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको शॉर्ट में IFR बोल देते हैं ना, IFR है ना। अच्छा, रिजर्व को फंड भी बोल दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बात सही नहीं है। मैंने रिजर्व मान लीजिए 60,000 का ही बना लिया ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना हो, ठीक है, डन है जी, हाँ जी। अब पहला पॉइंट, फर्स्ट, नो फ्लक्चुएशन, यानी कि भैया कोई फ्लक्चुएशन हुई ही नहीं, ना कोई ऊपर गया ना कोई नीचे गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कल भी 5 लाख थी, आज भी 5 लाख है, तो अब इस रिजर्व का क्या करें भैया, आपस में बांट लो। तो देखो एंट्री यही होगी, एंट्री यही होगी। बस यहाँ WCR की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि WCR की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, IFR हो जाएगा, बस इतना सा काम है ना, क्योंकि इसका नाम IFR। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, सिंपल कि भैया जी हमने फ्लक्चुएशन का रिजर्व बना रखा था, फ्लक्चुएशन हुई ही नहीं, तो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, रख लो अपने पास भैया जी, बांट लो। अब बारी आती है सेकेंड एंट्री की। फ्लक्चुएशन हुई, ठीक है जी, फ्लक्चुएशन। अब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 4,70,000 रुपये, कितनी हो गई भाई, फ्लक्चुएशन हो गई और मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, पूंजी की वैल्यू गिर गई। अच्छा जी, तो गिर के कितनी हो गई, 4,70,000 हो गई। तो अगर 4,70,000 हो गई
तो यानी कि एक तरीके से मुझे लॉस हो गया 30,000 रुपए का, है कि मुझे 30,000 का लॉस हो गया। अब मैं अगर ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दूं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, इन्वेस्टर देख लेगा अरे इसको तो लॉस हो रखा है, वो भी इन्वेस्टमेंट है, ये खुद तो निवेश नहीं कर पाता, मैं इसमें कैसे निवेश करूं। तो इसलिए भैया जी उसने क्या किया कि ये जो रिजर्व थे इस 60,000 में से 30,000 रुपए इस लॉस को छिपाने में लगा दिए, बाकी 30 बचे वो पार्टनर ले गए। तो बस फिर तो यहां पर एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए। इस IFR में से कुछ पैसे उसने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को छिपाने में लगा दिए, तो टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में इसके 30,000 रुपए चलेगा, और जो बचे हुए पैसे थे वो पार्टनर्स ने आपस में बांट लिए, तो 2A 2B। और किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। रेशो यही है ना, रेशो यही है, ये लीजिए जी, बस काम खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो रे। तो सिंपल काम है, सिंपल काम। फिर आती है भाई थर्ड एंट्री कि भैया जी अब जो फ्लक्चुएशन है वो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन तो हुई, फ्लक्चुएशन तो हुई, और ऐसी फ्लक्चुएशन हुई कि भैया जी अब उसकी वैल्यू 4,40,000 हो गई। यानी कि अब जो लॉस है वो कितने का हो गया? 60,000 का हो गया। तो भैया अगर लॉस 60,000 का हो गया तो पूरा का पूरा लॉस इन्वेस्टमेंट को कवर करने में ही चला जाएगा, क्योंकि रिजर्व भी मेरा कितने का था? 60,000 का था। तो लीजिए जी, ये पूरा का पूरा कवर कर देगा। ये लो भैया जी, 60,000 का 60,000 पूरा रिजर्व मेरा चला गया भैया इन्वेस्टमेंट को कवर करने में। तो टू इन्वेस्टमेंट 60,000, डन डना डन डन। आगे बढ़ेंगे अब हम। चलिए, तो ये भी हो गया भैया। अब और आगे बढ़ा जाए, तो अब आपके भी समझ में आ गया होगा कि भैया इसमें ज्यादा केसेस तो है नहीं, सेम ही सेम। तो ये दोनों रिजर्व में एंट्री सेम होती है, रीजन अलग है। यहां पर एम्प्लॉय को चोट ना लग जाए उसके लिए आप रिजर्व बना रहे हो, यहां पर आपने जो निवेश किया है उसमें उतार चढ़ाव ना हो जाए उसके लिए रिजर्व बना रहे हो, पर काम तो सेम ही है। बस यहाँ पे WCR था, उस पर क्लेम आ रहा था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट का नाम आ रहा है, बस इतना है। बाकी लॉजिक दोनों का सेम चलता है, बस एक एंट्री थोड़ी अलग होती है, उसको भी देखते हैं। तो अब बारी आती है फोर्थ एंट्री, ठीक है। अब फ्लक्चुएशन तो हुई, परंतु फ्लक्चुएशन जो हुई वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को अब 4,10,000 कर गई। तो भैया जी 4,10,000 कर गई, इसका मतलब क्या हुआ भैया जी? लॉस हो गया 90,000 का, लॉस हो गया 90,000 का। तो भैया जी अगर लॉस हो गया 90,000 का तो अब क्या करें? तो फिर भाई दो एंट्री है। पहली तो ए, भैया जी IFR में तो आपके पास 60,000 रुपए थे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी टू इन्वेस्टमेंट वो गिरी है भैया जी 90,000, तो 30,000 एक्स्ट्रा गिर गई। तो अब क्या करें? तो अब भैया इसको तो दिखाना पड़ेगा, इसको तो पार्टनर से मंगाना पड़ेगा। ये तो भारी नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया, हैवी नुकसान हो गया भैया जी। तो ये देखिए भैया यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलोगे, पुनः मूल्यांकन खाता का 30,000 को, और फिर ये 30,000 पार्टनर से मांगोगे तो इसकी बी एंट्री भी होगी। एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 20,000 ये लाएगा, 10,000 ये लाएगा, और 30,000 का नुकसान भरा जाएगा। तो भैया यहां तक तो बात सेम थी, लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वर्कमैन में अगर आप रिजर्व बनाते हो कि किसी को चोट लग जाए तो हम उसको पैसे देंगे, तो क्या कभी ऐसा होगा कि अरे मालिक हमने 1 साल आपके यहाँ काम किया, पता है आपके यहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी मशीनरी है, इतना अच्छा आपने बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑफिस को बना रखा है, हमें कोई चोट ही नहीं लगी, ये लो हमारी ओर से 10,000 रुपए। क्या कभी ऐसा होगा? कोई वर्कमैन आके कहेगा कि यार क्या बात है मालिक, यार आपके बिजनेस में काम करके इतना अच्छा लग रहा है, ये लो मेरी ओर से 10,000 रुपए रख लो, हमें कोई चोट ही नहीं लगती? बताओ यार, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो इसमें यहां पर तो कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर एक केस हो सकता है कि भैया इन्वेस्टमेंट तो बढ़ भी सकता है। भाई हमेशा हम नेगेटिव बात क्यों करें कि भैया इन्वेस्टमेंट घट रहा था, कभी रिजर्व से कम घटा तो हमने एडजस्ट कर लिया, बाकी बांट दिया, कभी रिजर्व के बराबर घट गया तो पूरा का पूरा ही एडजस्ट हो गया, बटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कभी नहीं घटा तो पूरा का पूरा रिजर्व बांट दिया, कभी अगर ज्यादा घट गया तो भैया जी हमने पार्टनर से बाकी पैसे ले लिए और बाकी रिजर्व से एडजस्ट कर लिए, तो 60,000 तो एडजस्ट हो गया, 30,000 पार्टनर से और मंगा लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट भैया कभी बढ़ भी तो सकता है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ भी सकता है। भाई मेरे पास दिमाग है, मैंने अच्छी जगह पैसे निवेश किए हैं, वहां से मेरे पैसे दुगना तिगुना हो गए, तो बढ़ भी सकता है। तो इसलिए यहां पर एक पांचवी कंडीशन भी आ जाती है, इसलिए यहां पर एक पांचवी कंडीशन भी आ जाती है, यहां पर एक पांचवी कंडीशन भी आ जाती है। फ्लक्चुएशन हुई, लेकिन क्या फ्लक्चुएशन हुई, मजा ही आ गया। फ्लक्चुएशन हुई और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 5,30,000 हो गई। तो यानी कि भैया जी 38 गेन हो गया आपको, अब गेन हो गया 30,000 का। लो भैया बल्ले 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 हो गए भाई, बल्ले 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 हो गए। तो ऐसे केस में अब आप क्या करोगे, तो ऐसे केस में पहले तो भैया जी जो आपने रिजर्व बना रखा था उसको पूरा बांटोगे, जो आपने रिजर्व बना रखा था उसे पूरा बांटोगे। तो IFR अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व की तो कोई जरूरत ही नहीं अब, 2A 2B 60,000 था, 40,000 इसको दोगे और 20,000 इसको दोगे। रिजर्व पहले पूरा का पूरा बांट दोगे, क्योंकि फायदा हो गया तो रिजर्व आपका पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। फिर भैया जी बी एंट्री, अब क्योंकि फायदा हुआ है तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी देखा होगे, ताकि कोई देखे तो कहे कि वाह यार ये तो बड़ा सही इन्वेस्टमेंट करता है, अपने बिजनेस से तो फायदा कमा रहा है, दूसरे के बिजनेस में पैसे लगा के भी फायदा कमा रहा है, भाई ये तो बड़ा ही अच्छा आदमी है भाई, है ना। तो भैया जी अब आप क्या करोगे, यहां पर आपको प्रॉफिट दिखाना है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जब घाटा हो रहा था तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, अब फायदा हो रहा है तो उल्टा, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तो भैया 30,000 का फायदा हो रहा है, तो 60,000 तो आपके बढ़ गए थे, 30 का फायदा तो 30,000 यहां पर। अब ये जो 30,000 का फायदा हुआ है दिखा तो दिया दुनिया को, अब पार्टनर में भी बांटोगे, फायदा तो पार्टनर का ही है, हाँ जी, तो पार्टनर को भी दो। तो जब घाटा हो रहा था तो AB टू रिवैल्यूएशन, जब फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन टू AB, बस खत्म। कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी होगा, लो भैया तो 30,000 को अब बांट दो, आप तो ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे, 20 और 10। चलो जी, तो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट था बट अपन ने कंप्लीट कर दिया, तो सिंपल है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो जो एक क्वेश्चन रह गया अपना वो अपन कल की क्लास में देख लेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इसी में से था, है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन में था। जब रिजर्व आपका कम हो, रिजर्व आपका कम हो और क्लेम ज्यादा आ जाए, तो ये वाला पॉइंट था, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था आपको तो इसलिए मैंने क्वेश्चन हटा दिया, कल अपन करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो ये वाला एंट्री आपको याद रखनी है, याद आपको सारी एंट्री रखनी है, क्योंकि ये सारी की सारी एंट्री एडमिशन में भी सेम है, रिटायरमेंट में भी सेम है, डेथ में भी सेम है। तो ये एंट्री 4 चैप्टर एक तरीके से कवर करती है, मतलब 4 पॉइंटर्स, चेंज इन PSR, साझेदार का प्रवेश, है ना, फिर क्या बोलते हैं रिटायरमेंट, ठीक है जी, अवकाश ले लेना साझेदार का, और अगर निधन हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। तो ये चारों चैप्टर्स में आएंगे, तो इसको आपको प्लीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस MCQ के आपसे करते हैं। धनंजय सो स्वीट यार, धनंजय सो स्वीट। चलिए अब कुछ MCQ को क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है, अरे सो स्वीट होती है यार। चलिए ठीक है, अब कुछ MCQ के क्वेश्चन जरा आप लोग करके दिखाओ तो मजा है ना। MCQ के लाइव क्वेश्चन कई दिनों से आपने नहीं किए हैं, ये अपने पास टाइम है आज। तो P and Q वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। पहले 3-2 था, 5-3 हो गया है। गुडविल वैल्यूड, अब आपको खुद बताना है इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है, ये सब अब आप बताओगे। P और Q एक फॉर्म में साझेदार थे जो लाभ हानि को 3/2 के अनुपात में बांटते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि 1 जनवरी 2019 से लाभ हानि को 5-3 के अनुपात में बांटेंगे, और ये है 12 लाख नहीं, 1,28,000 है, ठीक है जी।
इसको काट देता हूँ, 1,28,000, ठीक है जी, ये वैल्यू है। अब आपको आंसर बताना है, तो अभी देखते हैं आपने। तो 3 2 भैया, एक पार्टनर का निकालो, अगले का वही रहेगा। 2 में तो आपको दोनों के निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो 3/5 माइनस 5/8 है ना, 5:3 और 3:2 है। तो पहले फिर न्यू, तो 8 24 और ये 25, तो -1/40, -1/40। अगर ये सेक्रीफाइजर है, अब गुडविल के केस में वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड का मतलब होता है गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करनी है। अगर ओल्ड गुडविल होगी तो उसे राइट ऑफ करोगे, कोई गेनर सेक्रीफाइजर नहीं। गुडविल वैल्यूड फॉर्म की गुडविल है तो गेनर टू सेक्रीफाइजर है ना, तो ये तो सेक्रीफाइजर नहीं है, गेनर है, तो ये डेबिट जाएगा। कौन है? पी, तो पी जाएगा डेबिट साइड। अच्छा 1/40 है तो 1/28 को 1/40 से काट दो, तो 1/28 इंटू 1/40, तो 1 0 से 1 0 काटा, 4 से इसको काटेंगे तो 3200, 3200। लेकिन पी जाएगा डेबिट साइड पर, पी जाएगा डेबिट साइड क्योंकि गेनर है, और क्यू जाएगा क्रेडिट साइड, वो सेक्रीफाइजर है। तो पी डेबिट में कहां पर है? पी डेबिट में यहां पर है और क्यू क्रेडिट में है, तो डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, ठीक है जी। तो डी आंसर है। पी को 3200 से डेबिट और क्यू को 3200 से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 8 ये 24 और ये 25, ठीक है, तो डी इज द आंसर। अरे सब लोगों ने ए कर दिया, क्यों ए क्यों किया भैया जी? अब आप खुद से देखो, ये जो 51% लोग हैं, इन्होंने क्या गलती की होगी? 8 दिया कितना होता है? 24, और 5 और 5 25, 24 में से 25 माइनस करोगे -1 यानी गेनर। और गुडविल का केस है, तो गुडविल के केस में गेनर टू सेक्रीफाइजर होता है ना, तो जो गेनर है वही तो डेबिट में जाएगा, तो पी गेनर है, पी डेबिट में जाएगा। चलिए, नंदनी, स्नेहा, विजय, नैन्सी, शिवानी, मंजीत, तनिषा, रिया, अंकिता, अर्पिता, तो आप लोगों ने सही किया है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। अगला सवाल, AC are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:4:1. They decided to share future profits equally. Okay जी, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट showed their credit balance 96,000. Instead of closing the profit and loss account, क्लोज करने के बजाय it was decided to make adjustment entry. अब बाकी आप लोग करें भैया, बाकी आपका काम। ए, बी और सी एक फॉर्म में साझेदार हैं जो लाभ को 3-4-1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 1/2019 को लाभ सामान्य रूप से बांटने का निर्णय लिया। उस स्थिति में लाभ हानि खाते में 96,000 का क्रेडिट शेष दर्शाया गया है। लाभ हानि खाते को बंद किए बिना लाभ साझेदारी अनुपात में परिवर्तन को दर्शाने वाली एक समायोजन प्रविष्टि अंकित करने का निर्णय लिया गया है। अब इसको कर दीजिए भैया जी, ठीक है, कर दीजिए। तो 1.5 मिनट काफी रहेंगे, है 1.5 मिनट ही देता हूं आपको। अब इसको कर दीजिए भैया जी, ठीक है, कर दीजिए। तो 1.5 मिनट काफी रहेंगे, है 1.5 मिनट ही देता हूं आपको। अगर नीचे का ना दिख रहा हो तो मैं बताता हूं। ए को 16,000 से डेबिट है, बी को 4,000 से डेबिट है और सी को 20,000 से क्रेडिट है, ठीक है जी। यहाँ मैंने बता दिया, सी का जो है ये 20,000 है, ये 20,000 है, ठीक है जी। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ए को 16,000 से डेबिट, बी को 4,000 से डेबिट और सी को 20,000 से क्रेडिट, ठीक है। बाकी तो आपको दिख रहे हैं, चलिए कर लीजिए। ओके, तो ये कौन सा था? छठा, छठा यानी शांतनु ने अभी आंसर दिया 5 घंटे पहले, क्या बात है। चलो कोई नहीं। तो शांतनु जी ने पिछली क्लास में आंसर दे दिया है, तनुजा ने आंसर दिया था, काजल जी ने पूरा फुल सॉल्व करके आंसर दिया है, रोशनी, काजल MCQ अलग दिया है, विजय कृष्णा, शगुप्ता, शिवानी, अंजलि, नैन्सी, तनिषा, KALY, इनका नाम क्या होगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कैले होगा क्या? अविनाश, श्वेता, गुड़िया, रहमत, सान्या, स्नेहा, सोनाली, रंजनी, अर्पिता, चंचल, श्रुति, श्वेता, सोनू, अंकिता, सूरज, उषा, प्रिया। क्या बात है, ये सबसे प्यारा मोमेंट होता है हमारे लिए। अंकित पासवान जी ने क्या लिखा है? संपत्ति का मूल्य बढ़ाने पर वर्तमान साझेदारी को लाभ। अच्छा, ये पूरा लिख के दिया। ओके, रबिया, आदर्श, रति, ईशु, श्रेया, DBJ,
टोमेटो इज माई फेवरेट। अरे वाह रिपा जी, क्या बात है। चलिए कितना टाइम हो गया, चलो इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। तो अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है भैया जी, एबीसी 3 पार्टनर है, 3 4 1 है और फिर बाद में इक्वल है। पहले तो ये देखो ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में एंट्री क्या होती है, गेनर टू सेक्रीफाइजर। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आपको समायोजन यानी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो गेनर टू सेक्रीफाइजर, प्रॉफिट के केस में गेनर टू सेक्रीफाइजर, लॉस के केस में होता है सेक्रीफाइजर टू गेनर। तो प्रॉफिट है भैया तो गेनर टू सेक्रीफाइजर करनी है। अब हमें इसका रेशियो निकालना है तो वो निकाल लेते हैं, इक्वल ही था। तो 3/8 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा भैया जी, तो 9 और ये तो 1/24। तो ये तो वो है सेक्रीफाइजर है। फिर अगले का कितना आ रहा है भैया जी, 3 के बाद 4/8 माइनस 1/3, तो कितना हो गया 12 और 8, तो 4/24, ये भी सेक्रीफाइजर है भैया जी। अब सी बचा, तो जाहिर सी बात है देखो सी का निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी सेक्रीफाइजर ये भी सेक्रीफाइजर, तो इन्हीं दोनों का टोटल सी आ रहा होगा। तो 1/24 और 4/24 यानी कि 5/24, तो सी जो है वो -5/24 होगा। तो सी हमारा गेनर है, तो सी क्या हो जाएगा भैया जी, डेबिट हो जाएगा, बात ही खत्म। तो सी कहां पर डेबिट में है, सी कहीं डेबिट में है ही नहीं, ये रहा ना, डेबिट बाय सी 20,000, डेबिट बाय सी 20,000, लेकिन ये 4 और 16 है, एक में किसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो ए का कम बी का ज्यादा, ए का कम बी का ज्यादा, ए का कम बी का ज्यादा, यानी ये वाला आंसर होगा, ये रहा भैया जी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो 96,000 को इंटू 1/24 कर दो, 4 से इसको काटेंगे तो ये 4,000। तो 1/24 किसका था, ए का था, तो ए को 4,000। अब 1 का 4 है तो 4 का कितना होगा, तो 4 × 4 16,000 और 5 20,000, बस बात खत्म। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, तो 20 द आंसर। चलिए तो ये हमारा आंसर डन हो गया, 20 द आंसर 30%। इस बार कुछ लोगों ने बढ़ाया, कुछ लोग डी पे चले गए। डेबिट ए डेबिट बी, गेनर कभी डेबिट, तो गेनर डेबिट होता है, सेक्रीफाइजर नहीं। प्लीज आप लोग जो मैंने कल आपको शॉर्ट समरी दिया उसको प्लीज एक बार दोबारा पढ़ें, ठीक है। अगर आपका पोल नहीं आने से कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है, आपने सही आंसर दिया, मेरी ओर से पीठ थपथपाते रहिएगा, ठीक है। सुनील, सूरज, मंजीत, रवि झा, शिवम, विक्रम, अर्पिता, अभिषेक, तनिषा, नंदनी। चलिए अगला सवाल, हाँ अब यहाँ ध्यान देना। रेड, ब्लू एंड व्हाइट वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2. They decided to share future profit in the ratio of 7:3 with effect from 1 April 2019. Their balance sheet as on the date is 22,500 in deferred revenue expenditure. अब deferred revenue expenditure क्या होता है, कल पढ़ाया था मैंने, है ना। अब ये आपको खुद जज करना होगा, आज मैं नहीं बताऊंगा आपको। फिर आपको क्या करना भेजी, द अमाउंट टू बी डेबिटेड रिस्पेक्टिवली टू द कैपिटल अकाउंट रेड, ब्लू एंड व्हाइट फॉर राइटिंग ऑफ। अब खुद से समझ जाओ इसमें क्या एंट्री होगी। रेड, ब्लू और व्हाइट एक फर्म में साझेदार थे जो कि लाभ में 1:2:1 का अनुपात में बांटते थे। बाद में चल के वो 7:5:3 में बांटने लग गए, ये उनका अनुपात है। उनके चिट्ठे में अस्थगित राजस्व व्यय खाते में 22,500 का शेष दर्शाया गया है। अस्थगित राजस्व व्यय को अपलिखित करने हेतु क्रमशः रेड, ब्लू और व्हाइट के पूंजी खातों में डेबिट की जाने वाली राशि क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। हालांकि ये काफी सिंपल है, तो 1 मिनट में आप इसको आराम से कर लेंगे, तो यू हैव 1 मिनट कर लीजिए। चलिए बट प्लीज आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। देखो जब भी हम लाइव सवाल करा रहे हैं तो कुछ बच्चे जो रेगुलर पढ़ते हैं उनका आंसर आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है ना। तो प्लीज आप लोगों को करना है यार, गलतियों को प्लीज मिस्टेक कॉपी में बनाइए और उसको लिखते रहिए मिस्टेक कॉपी में। हम थोड़े से एक्स्ट्रा सवाल इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोगों का लेवल बढ़ जाए। लेवल जब बढ़ जाएगा तो इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, है ना, पर टफ क्वेश्चन को भी करना आना चाहिए, तभी तो असली मजा है।
अमरनाथ जी का आज का क्लास पूरा मिस हो गया, प्लीज रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, मिस नहीं हुआ है भाई, लाइव मिस हुआ है, रिकॉर्डेड तो आपके पास है ही। चलिए, तो देखो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग ऑफ, इसका मतलब होता है खत्म कर दो, खत्म। तो यहाँ गेनर सेक्रीफाइजर निकालना ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ओल्ड रेशो में बांटना है। अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को बोल दिया जाए तो ओल्ड रेशो में बांटोगे, एंट्री क्या हो जाती है, प्रॉफिट टू पार्टनर। अगर लॉस को राइट ऑफ खत्म करने के लिए बोल दिया जाए, क्लोज करने के लिए बोल दिया जाए, तो उसको खत्म करेंगे, तो गेनर सेक्रीफाइजर निकालना ही नहीं है। करना क्या होता है भाई जी, लॉस में उल्टी एंट्री हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस, पर यहाँ जर्नल एंट्री मांगी नहीं, यहाँ अमाउंट मांगा है, तो अमाउंट तो आप सीधा सीधा निकाल दो, 1 2 2 यानी 1 और 2 3, 3 और 2 5, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 22,500 को क्या करेंगे अपन, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4,500। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले को मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे को, और तीसरे को, तो 4,500 9,000 9,000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं आप में से किसने क्या सही किया है, नहीं किया है, गेनर सेक्रीफाइजर के चक्कर में फंसे हो, क्या किया आप लोगों ने, वरना है ये इजी सवाल। 61% ने सही किया, चलो 60% से ऊपर है। तो शिवम, निखिलेश, नेहा, नंदनी, मुरारी, नैन्सी, प्रीति, रति, प्रियांशु, अरुण। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, है ना, तो आपको होमवर्क करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रह जाएगा। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। कैपिटल एडजस्टमेंट, पूंजी समायोजन हमने आज किया है, एक क्वेश्चन जो रहेगा वो अपन कल करेंगे, है ना। प्लीज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्रीज आपको याद रखनी है। हिंदी में भी मैंने आपको बोल ही दिया, एंट्री सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। ठीक है, तो हमारे काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जितने अच्छे से आपने ये चैप्टर किया होगा उतना अच्छा आपको एडमिशन में समझ में आएगा। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज में आगे आने वाली क्लासेस में पूछूंगा। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू आज करा दिया खत्म, नहीं, एमसीक्यूज हम आगे आने वाली क्लासेस में पूछेंगे, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और कल मिलेंगे नए शहर में। ठीक है जी, तो तब तक के लिए भैया जी जरा मुस्कुराओ कि एक और चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है जी, तो जरा मुस्कुराएं कि एक और चैप्टर खत्म हो गया है, और फिर मिलेंगे कहकर। ठीक है जी, चलिए, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर कमेंट्स, थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट। तो मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए जाइए घर, कल फिर लौट कर आइएगा, तो फिर